क्या आपने कभी सोचा है कि युद्ध में सबसे बड़ा नुकसान असल में किसका होता है? सेनाओं का होता है, सैनिकों का होता है, या फिर आम लोगों का होता है? सच ये है कि हर युद्ध की असली कीमत सैनिक तो चुकाते ही हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा कीमत चुकाते हैं आम लोग, आम नागरिक। अगर आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो पाएंगे कि यह कोई नई बात नहीं है। हर बार युद्ध में ऐसा ही होता रहा है। 146 ईसा पूर्व में कार्थेज का जो युद्ध हुआ था, उसमें भी 2 दिन में लाखों लोग मार दिए गए थे। यह युद्ध रोमन और कार्थेज साम्राज्य के बीच में हुआ था। दक्षिणी यूरोप में रोमन साम्राज्य था, जबकि अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्रों में कार्थेज साम्राज्य था। और रोमन साम्राज्य ने तब विस्तार किया तो यह युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में रोमन साम्राज्य की जीत हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध में लगभग 7 करोड़ लोग मारे गए थे। सोचिए, 7 करोड़ लोग मारे गए और 3 करोड़ लोग घायल हुए थे। हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम के हमले में 1.5 से 2 लाख लोगों की मौत हो गई थी। यानी वक्त बदला, टेक्नोलॉजी बदली, हथियार बदले, लेकिन युद्ध का सबसे आसान निशाना आज भी आम लोग ही हैं। ईरान युद्ध के लगभग 580 घंटे बीत चुके हैं। इन 580 घंटों में लगभग 2,500 लोगों की मौत हुई है, यानी हर घंटे कम से कम 4 लोगों की मौत। अब आप इस नक्शे पर देखिए, सबसे ज्यादा ईरान में 1,400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जिसमें बच्चे भी हैं। इस युद्ध में ईरान के एक स्कूल पर हमला हुआ और उसमें 160 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर छोटी स्कूली बच्चियां थीं। इराक, इजराइल, लेबनान, कुवैत और यूएई के नागरिक भी इस युद्ध में मारे गए हैं। अमेरिकी सेना के 13 सैनिक मारे जा चुके हैं। इस युद्ध में मिसाइल, ड्रोन, फाइटर प्लेन्स और बड़े बड़े हमलों की बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन इस बात की चर्चा नहीं हो रही कि युद्ध में कितने निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है। जब एक फाइटर जेट गिराया जाता है तो पूरी दुनिया में चर्चा होती है। एक F-15 अगर गिरा दिया, एक F-35 पर हमला कर दिया तो पूरी दुनिया में चर्चा होती है, लेकिन जब आम लोग मारे जाते हैं तो कोई बात भी नहीं करता। अब ईरान युद्ध में वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स पर भी हमले किए जा रहे हैं, ऑयल रिफाइनरीज पर बम बरसाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट और सिविलियन बिल्डिंग्स पर हमले हो रहे हैं और शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया जा रहा है। अब इन आंकड़ों को देखिए, अभी तक इस युद्ध में ईरान के 80,000 सिविलियन साइट्स पर हमले हुए हैं, जिनमें 500 स्कूल और 260 स्वास्थ्य केंद्र हैं। ईरान में 10,000 घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं हवाई हमलों में। ईरान में अब बिजली की सप्लाई में बहुत परेशानी हो रही है और जरूरी वस्तुओं की कमी हो गई है। इससे साफ पता चलता है कि इस समय युद्ध सिर्फ सैन्य टकराव नहीं, बल्कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा हमला है। दोनों तरफ से जो सेनाएं हैं वो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रही हैं जिससे आम लोग प्रभावित होते हैं। पीने का जो पानी है उसके प्लांट्स पर हमले हो रहे हैं, तेल के भंडार पर हमले हो रहे हैं, गैस के भंडार पर हमले हो रहे हैं, एयरपोर्ट पर हमले हो रहे हैं, बिल्डिंग्स पर हमले हो रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज पर हमले हो रहे हैं, दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं। इन सब में सबसे ज्यादा प्रभावित इससे कौन होगा? आम जनता, आम लोग। आज यूक्रेन हो या गाजा, ईरान हो या इजराइल, काबुल हो या टेल अवीव, हर जगह एक ही कहानी है। मिसाइल गिरती हैं, ड्रोन हमला करते हैं और मरता है आम नागरिक। यूक्रेन में लगातार रिहायशी इलाकों पर हमले हो रहे हैं। गाजा में 90% आबादी बेघर हो चुकी है। ईरान में स्कूलों पर हमले हुए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी आम लोगों पर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान, आपने देखा होगा, लगातार अफगानिस्तान में सिविलियंस को निशाना बना रहा है। थोड़े दिन पहले अफगानिस्तान के काबुल शहर में एक अस्पताल पर हमला कर दिया पाकिस्तान ने। और ये सब कुछ 2026 में हो रहा है, जब दुनिया खुद को बहुत सभ्य कहती है, आधुनिक कहती है। आज की मानव सभ्यता ने यह मान लिया है कि युद्ध होगा तो लोगों की जान तो जाएंगी ही, क्योंकि इसे अंग्रेजी में कहते हैं कोलैटरल डैमेज। युद्ध का मतलब है कोलैटरल डैमेज। युद्ध हुआ है तो लोग तो मारे ही जाएंगे, हमने इसे स्वीकार कर लिया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि आज के युद्ध में जब कोई मासूम मरता है तो उसे बस एक ही शब्द में समेट दिया जाता है उसकी मौत को, और वो है कोलैटरल डैमेज। यानी युद्ध होगा तो लोग तो मरेंगे ही। अंतर्राष्ट्रीय कानून जो कभी युद्ध को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए थे, आज खुद ही सारे कानून बेबस नजर आते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद मानवता के हित में 2 सबसे बड़े फैसले लिए गए। पहला, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। दूसरा, युद्ध के दौरान लोगों की जिंदगी बचाने के लिए 1949 में कुछ नियम बनाए गए। लेकिन ईरान युद्ध में ना तो संयुक्त राष्ट्र की कोई चर्चा हो रही है और ना ही जिनेवा कन्वेंशन के नियमों का पालन हो रहा है।
जिनेवा कन्वेंशन कहता है कि युद्ध के दौरान आम नागरिकों पर हमला नहीं होना चाहिए और महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों को तो खास तौर पर सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्हें युद्ध से दूर रखा जाए। लेकिन आम नागरिकों पर हर रोज हमले हो रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जो इन नियमों की संरक्षक थी, जो इन नियमों को बनाती हैं, आज खुद ही उन नियमों को तोड़ रही हैं। और इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं कि युद्ध कहां हो रहा है, सवाल यह है कि क्या अब युद्ध में कोई नियम कानून बचा भी है। ऐसा लगता है कि ये नियम सिर्फ कमजोर देशों के लिए ही बनाए गए हैं और ये उन्हीं पर लागू होते हैं। ईरान युद्ध के दौरान शांति की कुछ किरण नजर आने लगी है और हो सकता है कि सीज फायर हो जाए, ये युद्ध 5 दिनों तक के लिए रुक जाए। ऐसा अमेरिका ने संकेत दिया है कि हम दोनों बातचीत कर रहे हैं, ईरान के साथ हमारी बातचीत हो रही है और इसके सकारात्मक नतीजे निकल सकते हैं, जो कि पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच ये बातचीत क्या संयुक्त राष्ट्र ने करवाई है? इस पूरे युद्ध के दौरान क्या संयुक्त राष्ट्र को बीच बचाव नहीं कराना चाहिए था? क्या संयुक्त राष्ट्र को शांति स्थापित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी? खास बात यह है कि पिछले 20-25 दिनों में जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, आपने संयुक्त राष्ट्र का नाम एक बार भी कहीं सुना नहीं होगा। वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना इस उम्मीद के साथ की गई कि भविष्य में दुनिया को इस प्रकार के युद्ध की स्थिति से बचाया जा सके। लेकिन संयुक्त राष्ट्र ना तो यूक्रेन का युद्ध रोक पाया, ना ही ईरान युद्ध को अब तक रोक पा रहा है। इसलिए आज ये सवाल है कि क्या संयुक्त राष्ट्र अब भी उतना प्रभावी और प्रासंगिक है जितना उसे होना चाहिए था? संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी संरचना में छिपी हुई, जो उसकी जो संरचना है, उसका जो कॉम्पोजिशन है, उसी में उसकी कमजोरी छिपी हुई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, ये 5 स्थायी सदस्य हैं और इनके पास वीटो का अधिकार है और ये ही दुनिया की 5 सबसे बड़ी शक्तियां हैं। इसका मतलब है कि यदि इनमें से कोई भी देश किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट करता है तो फिर वो प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में पारित नहीं हो सकता। इसी वजह से जब किसी युद्ध में बड़े बड़े देशों के हित शामिल हो जाते हैं तो संयुक्त राष्ट्र अक्सर निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए अब संयुक्त राष्ट्र में बड़े बदलावों की आवश्यकता है, जिसकी भारत लगातार मांग करता रहा है। आज की दुनिया 1945 की दुनिया से अलग है। आज दुनिया के कई देशों के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार है, ताकत है। ऐसे में अगर आज भी दुनिया चुप रही तो आने वाले समय में कोई भी शहर, कोई भी देश और कोई भी इंसान सुरक्षित नहीं बचेगा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी अक्सर ये आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों को भी अब अपनी आवाज उठानी होगी। अगर आज ये आवाज नहीं उठी तो कल कोलैटरल डैमेज सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि हर युद्ध में अपने आप को क्लीन चिट देने का सबसे आसान तरीका बन जाएगा और फिर युद्ध में किसी भी तरह की कोई नैतिकता, कोई नियम या कानून नहीं बचेंगे।